ठीक है दोस्तों, मैं इस बातचीत का बहुत इंतजार कर रहा था जो नूरिया खान और बेन हबीब के बीच होने वाली है। बेन हबीब का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जब से मैंने उन्हें करीब 2-2.5 साल पहले पहली बार देखा था, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। मैं आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं इस बातचीत का सच में बहुत इंतजार कर रहा था। ये एक शानदार बातचीत है। मैं आपको जोरदार सलाह देता हूँ कि आप जाकर इसे देखें। ये लगभग 2 घंटे से थोड़ी कम लंबी है। मैं गारंटी देता हूँ आप इसे एंजॉय करेंगे और मेरी तरह बहुत कुछ सीखेंगे। मैं बेन हबीब की लगभग सभी बातों से सहमत था, बस एक छोटे हिस्से को छोड़कर। अधिकांश मामलों में मैं उनसे असहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं उनकी कुछ बातों को चुनौती दे सकता हूँ और शायद उसमें कुछ जोड़ सकता हूँ। यहाँ बेन हबीब बड़े पैमाने पर निर्वासन और उपयुक्त भाषा के इस्तेमाल पर बात कर रहे हैं। और क्या रिस्टोर ब्रिटेन विदेशी संस्कृतियों, खासकर पाकिस्तान की आलोचना करने और लाखों लोगों को निर्वासित करने के मामले में सही रास्ते पर है या नहीं? पिछले एडवांस्ड कॉन्फ्रेंसों में भी आप हमेशा इस जरूरत पर चर्चा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। जैसे बड़े पैमाने पर निर्वासन, आप जानती हैं। जो भी यहाँ अवैध रूप से है, उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए। इसमें आपत्तिजनक क्या है? इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है। ये थोड़ी देर के लिए आपकी संवेदनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, सच में नहीं होना चाहिए। हमें ये कहने में सहज होना चाहिए। फिर भी मैं जोर दूंगी क्योंकि जैसे रूपर्ट लो के साथ देखा, टैगलाइन बार-बार दोहराई जा रही है, मिलियंस मस्ट गो। मुझे ये तरीका पसंद नहीं। मुझे वो भाषा नहीं पसंद। हाँ, मैं रिस्टोर ब्रिटेन की तरफ से इस्तेमाल की जा रही कुछ भाषा से असहमत हूँ। रूपर्ट को ये पता है। ये बहस में मददगार नहीं। मुझे लगता है रूपर्ट लो दो बातें गलत करते हैं। पहली बात है, ये लाखों को जाना होगा, लाखों को जाना होगा। निर्वासित करो, निर्वासित करो, निर्वासित करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, निर्वासित करो। आपको आपको अपने विचार व्यक्त करने के तरीके में सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि लाखों को जाना होगा। ये बहुत अस्पष्ट और डराने वाला है। और ये बिल्कुल जायज है कहना कि इस देश में जो भी अवैध रूप से है, उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए और फिर जितना संभव हो सके, उसे देश से बाहर भेज देना चाहिए। ये कौन तय करता है बेन? आज क्या राजनीतिक रूप से असंभव या अप्रिय है? कौन कह सकता है कि अगर हम इसे बार बार विश्वास से कहें तो यह कल राजनीतिक रूप से संभव और स्वीकार्य नहीं होगा? यही राजनीतिक सक्रियता का मकसद है। जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वे बाद में इस पर बात करेंगे। आपने अभी कहा, तो ये आपत्तिजनक क्यों है? ये कई लोगों के लिए आपत्तिजनक है क्योंकि ये उनकी भावनाओं को आहत करता है। जैसे आप अवैध प्रवासियों के निर्वासन की बात कर रहे हैं, वो भी कई लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह लाखों लोगों को जाना होगा कहना आपकी संवेदनाओं को स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता का काम है सोच बदलना और बताना कि कुछ चीजें क्यों जरूरी है। रूपर्ट लो यही कर रहे हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तानी संस्कृति, पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तान की बुराइयों पर ज्यादा सख्ती से और ज्यादा तीखी आलोचना कर सकता हूं। मैं बेन हबीब को जानता हूं। उनका जन्म कराची में हुआ था। उनकी माँ अंग्रेज हैं, इसलिए वे आधे अंग्रेज हैं। नूरिया इंग्लैंड में पैदा हुई थी। तो जाहिर है आप लोग पाकिस्तानी मूल के अंग्रेज हैं। आपकी कुछ पाकिस्तानी विरासत है। मुझे लगता है आपको भी कुछ छूट लेकर पाकिस्तान या उसके बुरे तत्वों पर हमला करना चाहिए और वे बातें कहनी चाहिए जो सामान्य गोरे लोगों को असहज लगती हैं। मैं हाथ उठाकर कहने जा रहा हूं, जानते हो क्या? मैं अपनी ब्राउन प्रिविलेज का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं अपनी पाकिस्तानी पहचान का इस्तेमाल पाकिस्तानी समाज के बुरे तत्वों की आलोचना करने के लिए करने जा रहा हूं। और मैं और भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करने जा रहा हूं कि लाखों को जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सिर्फ अवैध प्रवासियों को जाना चाहिए। मैंने ये ट्वीट किया था। मैं इसे बार बार उठाता रहता हूं और फिर से मैं यही बात दोहराता हूं। आज अस्वीकार्य चीज कल स्वीकार्य हो सकती है अगर हम उसे बार बार और विश्वास से कहें। ये 6 कदम हैं जो मैंने पश्चिमी सभ्यता और ब्रिटेन को बचाने के लिए सुझाए हैं। हर अवैध प्रवासी को बेरहमी से देश से बाहर करो। यही बात हमने यहाँ मानी थी, जिसमें वे भी हैं जो वीजा की अवधि एक दिन भी ज्यादा पार कर चुके हैं। संस्कृति बदलो। मुझे लगता है इस मुद्दे पर हम यहीं तक सहमत हैं। मैं कह रहा हूं,
हम यही नहीं रुकेंगे, ये पहला कदम है। संस्कृति को बदलो। दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करने से लेकर उन पर बहुत ज्यादा शक करने तक जाओ। संशयवादी बनो। तुम क्या लेकर आ रहे हो? मुझे तुम्हारे से यह सवाल पूछने दो। और फिर 15 साल पहले ये चीजें सामान्य थीं। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया आने के लिए स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन किया था, तो मुझसे हर तरह के सवाल पूछे गए थे और मुझे लगता है कि शायद उतने सवाल नहीं पूछे गए जितने पूछे जाने चाहिए थे। मैं और भी ज्यादा सवाल पूछता। हर बार जब आप किसी पाकिस्तानी या मुस्लिम आदमी को वीजा देते हैं और उनसे पूछते हैं, मोहम्मद की शादी, आयशा से बाल विवाह के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके क्या विचार हैं? आप शरिया के बारे में क्या सोचते हैं? अगर वे ऐसे जवाब देते हैं तो मैं दिखाना चाहता हूँ, वीज़ा इंटरव्यू में ऐसे जवाब देने वालों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। इसमें मुझे शक नहीं है। क्या आप अब भी मानती हैं कि पुरुषों को ऑस्ट्रेलिया में कई पत्नियां रखने का अधिकार होना चाहिए? ये अनुमति नहीं है। तो मेरा मानना है कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश में रहने का चुनाव किया है। उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। अगर वे ऐसे देश में हैं जहां एक से अधिक पत्नियां रखना मान्य है और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि जब ये लोग एक महत्वपूर्ण संख्या में पहुंच जाएंगे, जब हम इन लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ लाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब वे कहेंगे कि एक से अधिक पत्नियां रखना ठीक है, शरिया लागू करना ठीक है। हमें अपनी सरकारों पर सक्रिय दबाव डालना चाहिए कि वे इन लोगों को यहाँ न लाएं। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह के सवाल तब पूछे जाने चाहिए जब हम वीज़ा जारी कर रहे हों। तो हाँ, निर्वासित कर देना चाहिए। वो मजबूत है, पर उसकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं। लगता है उसे निर्वासित किया गया है। इसमें आपत्ति क्या है? ये एक पूरी तरह से वैध राय है और मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान अफगानों को पकड़ता है और उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज देता है। कोई समस्या नहीं है, पाकिस्तानी लोग समझेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तानी लोग बड़ी संख्या में लोगों को देश से निकाल सकते हैं, और आप जानते हैं उन्होंने सिर्फ इसलिए लोगों को देश से नहीं निकाला क्योंकि उन्होंने अपनी वीजा की अवधि से ज्यादा समय बिता दिया था। उन्होंने बड़ी संख्या में अफगानों को देश से निकाला क्योंकि वे पाकिस्तानी समाज के अनुकूल नहीं थे। हाँ, भले ही वे दोनों मुस्लिम हैं और उनका सैकड़ों या शायद हजारों सालों का साझा इतिहास रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक दिन उठा और कहा, जानते हो, लाखों लोगों को जाना होगा, और उनके लिए ये बिल्कुल ठीक था। और जानते हो क्या, यह एक पाकिस्तानी फैसला है जिस पर मैं वास्तव में उनकी आलोचना नहीं करता। हर देश के लिए अपने मूल्यों को बनाए रखने की कोशिश करना बिल्कुल ठीक है, और यही वजह है कि जब रूपर्ट लोफ कहते हैं कि लाखों लोगों को जाना चाहिए, तो यह बिल्कुल ठीक है। ये सही है। मैं सिर्फ अवैध लोगों को निर्वासित करने की बात तक सीमित नहीं हूं। संस्कृति बदलिए। दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करने के बजाय उन पर गहरा शक कीजिए। अगर आप फिट नहीं होते, अगर आपके सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड मेल नहीं खाते, अगर वे ब्रिटिश मूल्यों के खिलाफ हैं, तो माफ़ कीजिए, हम आपको अपने बीच रहने नहीं देने के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। यह इतनी कठोर बात नहीं, बिन हबीब ने पूछा। उसमें ऐसा क्या आपत्तिजनक है? इसमें ऐसा क्या आपत्तिजनक है? ब्रिटिश लोगों को अपनी जीवन शैली बनाए रखने का पूरा हक है, जैसा पॉलिन हैंसन कह रही थी। विशेष अधिकार हटाओ, हलाल वध नहीं होगा, न बुर्का न किरपान। संदेश साफ होना चाहिए। जो भी चीज़ मेज़बान संस्कृति से टकराने का जरा सा भी संकेत देती है, वह सख्ती से प्रतिबंधित होगी। भारी जुर्माना लगाओ, ठीक है? भारी जुर्माने से शुरू करो। तुम्हें याद रखना है, उनकी जिंदगी मुश्किल और दूभर बना दो, कुछ इस तरह से। ये देखो, ये वीडियो अभी आया है, हम सबने ये देखा है। हाँ, सबने देखा है कि मुसलमान लगातार नमाज पढ़ते हैं और लाउडस्पीकर पर अजान बजाते रहते हैं, स्थानीय लोगों को लगातार उकसाते रहते हैं। देखो, मैं यही तो कब से कह रहा हूं, हर देशभक्त को यही करना चाहिए। ये क्या है? मुसलमान अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे हैं, यानी अजान दे रहे हैं। किसी बहादुर स्कॉटिश देशभक्त ने ये किया। तैयार हो? बैक पाइप्स अच्छे हैं। कितना बहादुर, बिल्कुल ब्रेवहार्ट जैसा, मुझे अच्छा लगा। इसे करो। इसे करो, नहीं तो ये लोग रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। मुझे रूपर्ट लो या उनके सोशल मीडिया संभालने वाले से कोई समस्या नहीं है, चाहे वो
लाखों लोगों को जाना होगा की बात करें। हमें संस्कृति बदलनी है दोस्तों। संस्कृति बदलो। तो हाँ, मैं यहाँ बेन और नूरिया से असहमत हूँ। मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। जैसा मैंने कहा, जो आपको आपत्तिजनक लगे वो दूसरों को नहीं लगता। मुझे लगता है अब ये अंग्रेजी शिष्टाचार बहुत हो गया है। मैं जानता हूँ बेन बहुत अच्छे से बोलते हैं। इंटरव्यू में वो कैम्ब्रिज के दिनों का एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं जिसमें वो एक गे जोक करते हैं, जो ठीक है। उन्होंने कहा, कुछ लोग इसका क्लिप निकालेंगे, लेकिन बेन कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हम जैसे एक्टिविस्ट्स ने इसे सामान्य बना दिया है। जिस चीज़ को कभी अछूत विषय बना दिया गया था वो अब अछूत नहीं रही। हमने इन्हें आम बना दिया है। हम अब वे बातें सामान्य रूप से कहते हैं जिन्हें यूं ही किसी वोक शख्स ने आपत्तिजनक ठहरा दिया था। हमें कहा गया था कि ऐसा न कहें, पर हम वही आपत्तिजनक बातें दोहराते हैं। हम वे बातें कहते हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, जो राजनीतिक रूप से सही नहीं है, जिन्हें कहना शिष्टाचार नहीं माना जाता। हम उन्हें इसलिए कहते हैं ताकि आप जैसे लोग बेन उन बातों को कहने की आज़ादी पा सके। आप जो कह रहे हैं वह आपत्तिजनक है। आपको इसके लिए आभारी होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी नहीं, अपने दोस्त अरमिन नवाबी की भी बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम जैसे लोग हमेशा सीमाएं आगे बढ़ाते हैं। हम सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप जैसे लोगों के पास ज्यादा गुंजाइश हो। यही तो कार्यकर्ता करते हैं। जो चीज़ आज आपत्तिजनक है, लाखों लोगों को जानना चाहिए, वह आपत्तिजनक है। मुझे खेद है बेन, लेकिन आने वाले वर्षों में यह आपत्तिजनक नहीं रहेगा। ये नया सामान्य बन जाएगा। खैर, मैं सिर्फ इसी हिस्से पर टिप्पणी करना चाहता था। बेन, असल में बेन यहाँ एक और बात करता है। चुप रहो, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। मैं पाकिस्तान को फिर से एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं उस देश को थोड़ा जानता हूं। दूसरी बात जो मुझे रूपर्ट लोग के संगठन रीस्टोर की भाषा में पसंद नहीं, वो है पाकिस्तान की लगातार आलोचना। इस देश में ऐसे लोग हैं और जैसा कि मेरी समझ है, श्वेत लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के अधिकांश मामले होते हैं। दक्षिण एशिया के लोग, खासकर पाकिस्तान से, इसे अंजाम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी पाकिस्तानी बलात्कारी हैं। कोई ऐसा नहीं कह रहा बेन, ये गलत है। वामपंथी भी ऐसा ही करते हैं जब हम कहते हैं कि हमें तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोगों को नहीं लाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ से जो जवाब आता है वो यही होता है कि लेकिन हम सब बुरे नहीं हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं। 90% आतंकवादी गतिविधियां मुसलमानों द्वारा की जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मुसलमान आतंकवादी है। इसका मतलब है कि एक खास संस्कृति के साथ एक खास समस्या है जिससे हम अब तंग आ चुके हैं। हमारे हित में नहीं है कि हम 1 मिलियन मुसलमानों को लाएं, क्योंकि अगर उनमें से 1% में आतंकवादी बनने की प्रवृत्ति है और मैं यहाँ बहुत उदारता दिखा रहा हूँ, तो मुझे खेद है, उस संस्कृति के लोगों को लाना जनहित में नहीं है। यही तर्क रूपर्ट लो जैसे लोग दे रहे हैं, जो पाकिस्तान समाज और संस्कृति के प्रति बहुत सख्त रवैया अपना रहे हैं। वे भी यही बात कह रहे हैं और ये पूरी तरह से उचित है। मैं पाकिस्तानी हूँ और आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं बुरे पाकिस्तानियों जैसा नहीं निकला। मैं कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो ऐसे नहीं हैं। क्या पश्चिम या ब्रिटेन को पाकिस्तान के लिए अपनी लड़कियों, बच्चों, लोगों, देश, समाज और अर्थव्यवस्था के भविष्य से जुआ खेलने का कोई कर्ज है? नहीं, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। मैं आपको जल्दी से ये आंकड़े दिखाता हूँ। हाँ, ये आंकड़े हर जगह है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया के ताजे आंकड़े हैं। इसे देखिए। ऑस्ट्रेलिया में कामकाजी उम्र के 55% सीरियाई लोग वेलफेयर पर निर्भर हैं। कामकाजी उम्र के 52% इराकी लोग वेलफेयर पर निर्भर हैं। लेबनान, अफगानिस्तान, तुर्की सभी लाल रंग में हैं, आदिवासियों को छोड़े। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय औसत देखिए। कामकाजी उम्र के 16% ऑस्ट्रेलियाई वेलफेयर पर हैं। फर्क देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया इन संस्कृतियों के लोगों को क्यों लाएगा? और दूसरी विकसित संस्कृतियों से तुलना करे तो ये देखिए, जर्मन। कामकाजी उम्र के जर्मनों में सिर्फ 11% वेलफेयर पर है, जो ऑस्ट्रेलिया के औसत से कम है। यूके में ये 10% है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के लोग वेलफेयर पर कम, जबकि सीरिया, इराक, लेबनान से आने वाले ज्यादा निर्भर हैं। तुर्की में अन्य 45% है। वहाँ 82% तुर्क है। हाँ, 82% तुर्क। कामकाजी उम्र के तुर्क काम कर रहे हैं। केवल 28%। तो आप किसी भी बात को पूरी तरह से निश्चित शब्दों में नहीं कहते,
ठीक है, हम समझते हैं कि हर पाकिस्तानी बुरा इंसान नहीं होता। हम इसे समझते हैं। मैं इसका उदाहरण हूँ। आप आधे पाकिस्तानी हैं। आप भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन मैं और बेहतर दे सकता हूँ। ये बहुत आसान है। ये सही प्रतिनिधित्व नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, और सही भी हैं, कि अब पाकिस्तानी समाज व संस्कृति से बहुत हो गया है, क्योंकि वह संस्कृति न सिर्फ अपराधी बल्कि और भी ज्यादा अपराध, चाकूबाजी, हत्या, गैंगरेप और ग्रूमिंग जैसी घटनाएं पैदा करती है, बल्कि वे ब्रिटिश समाज की संरचना के लिए भी खतरा है। वे शरिया चाहते हैं। उनकी मूल्य प्रणाली बिल्कुल विपरीत है। तो फिर उन्हें यहाँ लाने का क्या मतलब है? और जिस तरह से पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल बार बार रिस्टोर ब्रिटेन के कुछ लोग करते हैं, वो पाकिस्तान की छवि को गिरा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत अदूरदर्शी है। वे सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? टिम्बकटू की क्यों नहीं? हाँ, वे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्योंकि समस्या है। पाकिस्तान को सुधारना या पाकिस्तान पर नरमी बरतना ब्रिटिश लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बलात्कार उन्हीं की लड़कियों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में अधिकांश लोग पीडोफिलिया और बच्चों के दुर्व्यवहार की उसी तरह निंदा करते हैं जैसे हम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं बेन, नहीं, बिल्कुल भी उसी तरह नहीं। पश्चिम जिस तरह से पीरोफिलिया को परिभाषित करता है, वो पाकिस्तान की परिभाषा से बहुत अलग है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी दंड संहिता और शरिया अदालत दोनों हैं। इसे इस्लामी परिषद कहा जाता है और इसका नाम भी इसी तरह है। यह एक इस्लामी परिषद है। मूल रूप से जब भी कोई जज फैसला सुना रहा होता है, तो पीछे एक और जज होता है जो एक मौलवी होता है। वो हर फैसले की निगरानी करता है जो किसी सामान्य पाकिस्तानी जज देता है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में आपको अपने बच्चे की शादी 18 साल से कम उम्र में कराने की अनुमति नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या उस कानून को कभी लागू नहीं किया जाता? जानते हैं क्यों? शरिया के अनुसार बच्चों की वयस्क पुरुषों से शादी कानूनी है, क्योंकि मोहम्मद ने ऐसा किया था। अगर आप पिता है और आपकी बेटी किसी आदमी के साथ भाग गई है या कोई बड़ा आदमी उसे फुसला ले गया है, तो अदालत में जाकर ये कहना कि इस आदमी ने मेरी 18 साल से कम उम्र की बेटी से शादी की है, जो पाकिस्तानी कानून के खिलाफ है, उस पर अदालत कोई फैसला नहीं दे सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो तकनीकी रूप से यह वैधानिक बलात्कार है, यह पीडोफिलिया है, लेकिन पाकिस्तान इसे मान्यता नहीं देता। मैं गारंटी देता हूं, इसे देखिए, यह आम समस्या है। पाकिस्तानी नारीवादी और उदारवादी इसे सालों से चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए। घरेलू हिंसा। पाकिस्तान ने 2021 में घरेलू हिंसा विरोधी बिल मुश्किल से पास किया, लेकिन वह लागू नहीं हो सका। जानते हैं क्यों? क्योंकि शरीयत के अनुसार घरेलू हिंसा की इजाज़त है। यह कुरान में लिखा है। तो नहीं, पाकिस्तानी लोग पीडोफिलिया की उतनी निंदा नहीं करते जैसे हम करते हैं बेन। आपको तो यह जरूर पता होगा। 2018 तक मुझे लगता है पीडोफिलिया पर मौत की सजा थी। लेकिन एक ज्यादा व्यवहारिक कारण है कि मैं उस तरह की भाषा से असहमत हूं। माफ कीजिए, जब बात पीडोफिलिया की आती है तो हमारे पास केवल एक सामान्य परिभाषा है कि जब कोई वयस्क पुरुष 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की के साथ यौन शोषण करता है। लेकिन वे लोग इसमें एक तरीका निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मैं इस लड़की से शादीशुदा हूं, तो वे इससे बच निकलते हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो ये है कि अगर हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहते हैं, तो शायद ये अच्छा विचार है कि पाकिस्तान सरकार को बार बार देश की आलोचना करके नाराज न करें। हमें काफी सावधान रहना होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में बर्बर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नूरिया, सभ्य कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की सोसाइटी में स्वागत योग्य नहीं होंगे। बेन, पाकिस्तान में सबसे ऊपरी 1% अभिजात वर्ग में पले बढ़े, और जाहिर है 70 और 80 के दशक के पूर्व आधुनिक समय में ये सच है। मेरे परिवार या पाकिस्तानी समाज के उस हिस्से से जहां मैं आता हूं, वे इन जंगली लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। और सोचिए क्या हुआ। ब्रिटेन ने इन गांवों मीरपुर से बहुत सारे लोगों को यहां लाया था। ब्रिटेन में रहने वाले आधे पाकिस्तानी मीरपुरी हैं। मीरपुरी लोगों को लाहौर या कराची के किसी अच्छे, सभ्य या थोड़े बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भी घुसने नहीं दिया जाता। ठीक है, यही आपको मिला। मैं यही कहता हूं, ब्रिटेन को सबसे बुरे लोग मिले, उन्हें पाकिस्तान का सबसे बुरा हिस्सा मिला।
लेकिन बेन हबीब जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 5% है। बस इतना ही, वो केवल 5% है। बाकी लोग शरिया, पत्नी की पिटाई, बाल विवाह जैसी चीजों से पूरी तरह ठीक है। वो काफिरों को घटिया इंसान, सबसे निकृष्ट प्राणी मानते हैं। वो सच में ऐसा ही सोचते हैं। तो माफ करना बेन, ये पाकिस्तान का बहुत सरलीकृत नजरिया है। और फिर भी चाहे ये सच भी हो, रूपर्ट लो या ब्रिटिश लोग पाकिस्तान के कुछ भी ऋणी नहीं हैं। पाकिस्तान की भावनाओं की फिक्र करने की जरूरत नहीं जब उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार, बच्चों पर सड़कों पर चाकू से हमला और उनका देश भरभरों से भरता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 25 करोड़ लोग बुरे हैं और हमें इस बारे में परिपक्वता से सोचना होगा। क्लिकबेट के चक्कर में ये एक घटिया राजनीतिक चाल है। ये बहुत नीच हरकत है। ये बहुत नीच हरकत है। हमें अपनी बातों की गंभीरता को कम नहीं आंकना चाहिए। और मुझे डर है कि कभी-कभी रिस्टोर से जो भाषा निकलती है वो उस पक्ष को कमजोर कर देती है। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। मुझे फिर से कहने दीजिए बेन, जिस भाषा की आप शिकायत कर रहे हैं कुछ सालों में कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं और अच्छे कारणों से। मुझे लगता है भाषा अभी भी नरम है, इसे और कठोर होना चाहिए ताकि संस्कृति बदले। आपने वीडियो में कहा था कि आपको पता करना चाहिए कि आप कौन हैं, और निश्चित रूप से विनम्र होना अंग्रेजी मूल्यों में से एक है। लेकिन उससे भी बड़ा अंग्रेजी मूल्य ये है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए डटे रहें। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाल यौन शोषण, घरेलू हिंसा के खिलाफ हैं, आप नारीवाद के पक्ष में हैं, आप समलैंगिकों के प्रति भेदभाव के खिलाफ हैं, और ये सभी ब्रिटिश मूल्य हैं, ये आधुनिक ब्रिटिश मूल्य हैं। अगर आप इन मूल्यों में विश्वास रखते हैं और ऐसी संस्कृतियों के लोगों को ला रहे हैं जो इनके विपरीत हैं, तो ब्रिटिश मूल्य यही है कि आप डटे रहें और कठोर भाषा अपनाएं। कठोर यानी जो जैसा है वही कहना, और कहना कि ये स्वीकार्य नहीं। अब यह ब्रिटेन में स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको इसमें समस्या है तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे उस भाषा में कुछ गलत नहीं लगता। वैसे भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वीडियो का बाकी हिस्सा जरूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बहुत ही रोचक बातचीत है। बेन हबीब की सोचने की प्रक्रिया को समझने का एक बेहतरीन मौका है। जैसा मैंने कहा, मैं बेन की ज्यादातर बातों से सहमत था और उनका सम्मान करता हूं, और यही एक हिस्सा था जहां मुझे लगा कि शायद बेन पाकिस्तान के बारे में थोड़ा भोलेपन से सोच रहे थे, या फिर शायद वे एक सच्चे अंग्रेज जेंटलमैन की तरह व्यवहार कर रहे थे जहां उन्हें बहुत विनम्र रहना था। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। मैं अंग्रेज या ब्रिटिश नहीं हूं, बस कुछ समय इंग्लैंड में रहा हूं और वहां की संस्कृति की सराहना करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आपका देश डूब रहा है, आपकी संस्कृति मिट रही है और आप हर तरफ से हमलों का सामना कर रहे हैं, तो वो समय विनम्र रहने का है। ये समय विनम्र रहने का नहीं है।